नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न, मोदी जी के जापान दौरे से क्या मिलेगा? दूसरा, नीतीश क्या एनडीए छोड़ रहे हैं? तीसरा, क्या प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है? इन तीनों प्रश्न के मैं पे आपसे चर्चा करूं उससे पहले आपसे एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो एक महीने की एक मेंबरशिप ले लें, छोटा पैसा है। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मोदी जी के जापान दौरे से क्या मिलेगा? देखिए, थोड़ा ये समझ लीजिए कि मोदी जी अभी गए हैं, वो दो चीज़ों के लिए गए हैं। एक क्वाड की मीटिंग है उसके लिए गए हैं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुए हैं और एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है। उसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये IPEF फॉर्म हुआ है। उसका अभी आपको बताते हैं कि कैसे कैसे उसका क्या वो है। ये लॉन्च हुआ टोक्यो में। अब पहले ये समझ लीजिए कि ये इंडो पैसिफिक ये क्या है, क्योंकि पहले अगर आपको याद हो तो एक टर्म यूज होता था एशिया पैसिफिक, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम APEC भी आपको याद है, अगर एक फोरम हुआ करता था। मेन मुद्दा ये है कि जो APEC है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, इंडिया उसका पार्ट नहीं था। APEC एशिया पैसिफिक का था। एशिया का वो हिस्सा जो पैसिफिक में आता था, उसमें नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक के जो कंट्रीज थे वो आते थे। ये जो है ये इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक मतलब जो इंडियन ओशन और पैसिफिक, ये दो महासागरों के से जो घिरा हुआ, जो भी लैंड मास जिसको बोलते हैं, जो इससे घिरा हुआ है, वो सारी चीजें वो सारे देश टेक्निकली इसके जिसको बोलते हैं ना क्षेत्र में आते हैं। कोई फॉर्मलाइज नहीं हुआ है लेकिन उसके क्षेत्र में, क्योंकि भौगोलिक रूप से इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ज्योग्राफिकली इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कौन देश आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अभी ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब लोग हैं। अभी क्या हुआ कि ये जो आप एक और चीज समझिए, ये जो इंडो पैसिफिक है, ये पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। मतलब जो पूरी दुनिया की 700-750 अरब लोग हैं, उसमें से आधे लोग इस इंडो पैसिफिक में रहते हैं। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी दुनिया का 60% जो GDP है वो इस क्षेत्र में ही होता है। टोटल GDP का 60% यहीं पे है। अब हुआ क्या है कि जो टोक्यो में लॉन्च हुआ है वो US की अगुवाई में, मतलब एक तरह से US ही उसको नेतृत्व कर रहा है। US को लेके 13 देशों ने IPEF नाम से इस फोरम को लॉन्च किया है। ये बेसिकली एक ऐसा फोरम है जिसको बार बार ये कहा जा रहा है, दिस इज टू काउंटर द चाइनीज इकोनॉमिक पावर। ये मुझे मतलब ये भी मुझे लग रहा है कि होना ये चाहिए था मेरे हिसाब से कि ये अच्छा कोऑपरेशन का एक अच्छा फोरम होता, लेकिन उसके बार बार मतलब उसमें आ रहा है कि ये फॉर्मेशन इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना के इकोनॉमिक पावर को काउंटर करने के लिए। अभी तो इनिशियल स्टेज है, इसमें कोई फ्री ट्रेड नहीं है आपस में, इस तरह का कोई नहीं कि फ्री ट्रेड। लेकिन जो 4 मुख्य बिंदु हैं जिस पे ये पूरा IPEF रेस्ट करेगा, उस पे एक तो है ट्रेड, मतलब व्यापार। दूसरा सप्लाई चेन, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, दुनिया में बहुत से जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर आपको याद हो, चाइना से हमारे खराब संबंध होने के बाद भी, चाइना से अगर वो जो दवा के बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं आते तो हमारी मेडिकल की वो चेन अफेक्टेड होती है। तीसरा इनका है सप्लाई चेन का क्लीन एनर्जी की बात करें। चौथा जो है वो है टैक्स एंड एंटी करप्शन। अब मेरे ख्याल में टैक्स एंड एंटी करप्शन एक ऐसा एरिया है जो शायद इन तीनों से मिलके, वैसे तो इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है, क्योंकि आज जो बहुत से देश, बहुत सी जगह, खास करके हिंदुस्तान में टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है। GST की वजह से हम लोग देख चुके हैं कि असंगठित क्षेत्र जो है, अनऑर्गेनाइज्ड जो यूनिट्स हैं, उनका कितना नुकसान हुआ है। तो टैक्स है। दूसरा एंटी करप्शन तो एक ऐसी बात है जो खास करके एशियन महाद्वीप, मतलब इंडो पैसिफिक में भी, जो ये हम लोग के एशिया का जो इलाका है, उसमें ये जो घूसखोरी है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये पूरी समस्या ये केवल हम लोगों को लगे हमारे देश के नहीं, हमारे जो
महाद्वीप है उसमें उसकी भी है। क्योंकि अभी तो ये जो हम लोगों का ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो अभी शैशव अवस्था में है। दुनिया की जो, देखिए फिर से एक चीज़ समझ लीजिए, बेसिक चीज़ ये समझने की है कि दुनिया की जो पावर है ना वो धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और मुख्य रूप से उसको ड्राइव करने वाला चाइना हो रहा है। तो चाहे पॉपुलेशन ले लें, चाहे जीडीपी ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, ये सब अब शिफ्ट एशिया में हो रहा है, मतलब वेस्ट से। अमेरिका ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इस आईपीएफ का अगुवा बन गए हैं, उन्होंने इसकी लीड ले ली है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको अपना दबदबा दुनिया की मार्केट में रखना है तो उनका आज की तारीख में जो उनके सामने सबसे बड़ी थ्रेट है वो चाइना है। अब वो चाइना और इन सबको लेके इस तरह के चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। अब जरा 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई, उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी उस पर 2-4 दिन से बहुत ठीक से बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बेसिक सी चीज़ें उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर क्वाड जो है, अगर आप उसके मेंबर बन रहे हैं तो फिर ब्रिक्स के क्यों हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से वो हैं। फिर एक और चीज़ है, अभी हिंदुस्तान ने बहुत मशक्क़त के बाद 2-4 साल पहले ही शंघाई कॉरपोरेशन जो है, जो एक चीन रूस का था, उसमें एंट्री ली है। ये हमें और पाकिस्तान को एक साथ मिली है, हम लोग शंघाई कॉरपोरेशन के मेंबर बन गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जरा कुछ ज़्यादा मेंबरशिप ले ली जा रही है? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इंडो पैसिफिक में जाएंगे, लेकिन आप कितने क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं? आप एक तरफ शंघाई कॉरपोरेशन भी है, क्वाड भी है, मतलब ब्रिक्स भी है, एक ये शुरू हो गया। तो मुझे अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि चाइना पे आपकी व्यापार की बहुत डिपेंडेंस है, आप बहुत इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो वो इस समय नहीं, किसी और उसमें इसको भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉल इंडिया को ये ज़रूर लेनी पड़ेगी कि आप इतने ऑर्गेनाइजेशंस जो हो रहे हैं उसमें से हम कहाँ अपने को हमारे लिए हितकारी सबसे ज़्यादा कौन सा है। अब हम लोग बात कर ले, नीतीश क्या एनडीए छोड़ सकते हैं? अभी पेपर में बात इधर निकलना शुरू हुआ कि नीतीश जी ईद में रोज़ा अफ्तारी में गए, वहाँ तेजस्वी यादव जी भी थे, तो राबड़ी देवी जी भी थी, तो उनके घर भी गए, ये गए, इस तरह की खुफा अफवाहें चल रही हैं। इन सब चीज़ों पर जो कहते हैं ना, आग में घी का काम किया कि जाति जनगणना नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसको कराएंगे, और उसको कराने के लिए जो भी उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हम ऑल पार्टी मीट बुला रहे हैं, उस पर हम सबके सामने से चर्चा करेंगे, और बिहार में तो जाति जनगणना हम कराएंगे ही कराएंगे। अब अगर ये नीतीश जी अपनी बात मनवा ले जाते हैं और अगर बिहार में ये लागू हो जाता है तो शायद मेरे ख्याल में बिहार पहला राज्य होगा जहां जाति जनगणना होगी। एक चीज़ थोड़ा समझने की है कि चूंकि जो बीजेपी मूल रूप में इसके पक्ष में नहीं है, आपको सिर्फ याद के लिए आपको याद दिला दूं, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, और ये मैं नहीं, इसके बाद तो वो है, मंडल कमीशन लागू करने के पक्ष में बीजेपी नहीं थी, तो वो बीजेपी जैसे मूल रूप से बीजेपी इस जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब उस कारण से ये कयास लगने लगा कई जगह कि नीतीश जो हैं वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, वो रोज़ा अफ्तारी कर रहे हैं, लालू जेल से निकले हैं, आपस में बात हो गई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो मेरी समझ है, बीजेपी इस गठबंधन को कभी नहीं तोड़ना चाहेगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहेगी। इसके लिए मेरा जो वो है, और जैसी सूचना भी आ रही है, वो बिहार में एज एन एक्सेप्शन जाति जनगणना के लिए तैयार हो जाएगी। वो नीतीश से उस पॉइंट तक स्ट्रेच नहीं करेगी जहां से ब्रेक हो जाए, मतलब जेडीयू और उनका आपस का जो तालमेल है, क्योंकि बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नीतीश उनके साथ रहें। जैसे एक समय बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट था कि जॉर्ज फर्नांडिस को बुला के एनडीए का कन्वीनर बना दो, उसी तरह से आज जो बीजेपी का ये है ना कि एनडीए का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो नीतीश के रूप में हिंदी बेल्ट में वो कभी भी ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम अपने साथ के दलों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो मेरे हिसाब से वो नीतीश जितना भी, मतलब नीतीश भी शायद इसीलिए अपने को इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से अप्रूवल हो, तो ये जाति जनगणना अगर नीतीश टिके रहते हैं तो होगी, क्योंकि जेडीयू की भी अपनी इंटरनल समस्याएं हैं। उनके यहाँ जो उनके आरसीपी सिंह साहब हैं,
जो एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, इस समय तो केंद्रीय मंत्री हैं स्टील के, आरसीपीएन सिंह साहब का जरा मैं बैकग्राउंड बता दूं। आरसीपीएन सिंह साहब बाराबंकी के डीएम रहे थे। उस समय बेनी वर्मा जी से उनकी मुलाकात हो गई थी। बेनी वर्मा जी एक ताकतवर कुर्मी नेता थे, आरसीपीएन सिंह भी कुर्मी थे। फिर जब बेनी वर्मा जी स्टील मिनिस्टर बने सेंटर में कांग्रेस सरकार में, तो उनको आरसीपीएन सिंह से अच्छा कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने आरसीपीएन सिंह को अपने साथ अटैच किया। लेकिन उसके पहले भी आरसीपीएन, अच्छा जब सब हो गया, उसके बाद जब नीतीश जी को ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई बताएं, तो बेनी वर्मा जी ने आरसीपीएन सिंह को कहा। वो पूरा कुर्मी कनेक्शन था। आरसीपीएन सिंह 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको थर्ड टर्म मिलने में दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे जो लल्लन सिंह और ये सारे लोग जो पुराने मतलब कदावर नेता हैं, इन लोगों को कुछ उस पर ऑब्जेक्शंस है। खैर, और आरसीपीएन सिंह, बेनी वर्मा जी जब स्टील मिनिस्टर थे तो उनके पीएस भी रहे थे, तो अब वो उसके मंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी अगर विपक्ष में जाते हैं तो नथिंग लेस देन पीएम कैंडिडेट से कम पे उनका कोई मामला बनेगा नहीं। और उनको अब ये समझ में भी आ गया है कि जो भी इनिंग वो खेल रहे हैं, बीजेपी के बिना उनको अकेले अपने दम पे शायद बिहार सरकार बनाना या जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं तीसरी बात पे आ जा रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस हमारे और आपके जेब के हिसाब से, जिसका डायरेक्ट हमारे आपके जेब से नाता है। क्या प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हुआ ना कि पैसा कम कर दिया, एक्साइज ड्यूटी घटा दी, सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, स्टेट भी घटाएं, और ये सब हुआ, खूब हल्ला मचा। ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे करीब 105, 106, 104 रुपया अगर पेट्रोल था और 96 के अराउंड डीजल था, तो ये कैसे पहुँचे थे? जब इलेक्शन ख़त्म हुआ था, उसके बाद 2 महीने के अंदर 1-1 रुपया 50-50 पैसा करके करीब 10 रुपया बढ़ाया गया था। याद आया ना? इलेक्शन के बाद एक्साइज ड्यूटी बढ़नी शुरू हुई थी, वो करीब 10 रुपया डीजल और 10 रुपया पेट्रोल में बढ़ी थी। कम कितना किया है? पेट्रोल में 9.5, डीजल में 7। तो जो बढ़ाया था इलेक्शन के बाद 2 रुपया करके भी, वो भी कोई उसके बराबर भी नहीं है, उससे कम किया गया है। तो थोड़ी देर ये मान लीजिए जितना इलेक्शन था उतना ही। दूसरा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो पेट्रोल और डीजल है उसमें इस कमी से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज था, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज कंपोनेंट जो था वो 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल में था, जो अब घट के 19 रुपया 90 पैसा हो गया है। डीजल में 21 रुपीज़ 80 पैसा 21 रुपया 80 पैसा था, जो अब घट के 15 रुपये 80 पैसा हो गया है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो सेंट्रल एक्साइज होती है, इसमें जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में उसको बढ़ती है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट सेंटर उसको लेता है और उनके बीच में बढ़ती है। बढ़ने का रेशियो मोटे तौर पे 59% जाता है सेंटर के पास, 41% आता है स्टेट के पास, मोटे तौर पे ये है। लेकिन जो सेस या एडिशनल या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होती है इस 3 कैटेगरी की, उसमें कोई मतलब उसमें डिवीजन नहीं होता है, उसमें कोई शेयरिंग विद स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो इस बार जो ये अभी 10 रुपया घटाया है, ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटाई है, ना कि सेस या स्पेशल या एडिशनल। तो जब ये 10 रुपया घटाया है या 7 रुपया घटाया है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 10 रुपया घटाया है तो मतलब जो असली जो जेब पे बोझ पड़ा है, 5 रुपये 90 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पड़ेगा और 4 रुपया 10 पैसा स्टेट गवर्नमेंट की भी जेब में कम जाएगा। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का आपने वहीं से करके कम कर दिया, तो उसका तो शेयर ऐसे भी कम हो गया है। और ये मुझे लगता है सब गिमिक्स हैं। आप 2-2 रुपया करके 10 रुपया बढ़ा दीजिए, फिर 9 रुपया कम कर दीजिए, तो 1 रुपया तो अभी भी रह गया। तो महंगाई बहुत है, इस पर कोई इस तरह के शॉर्ट टर्म उनसे कोई काम नहीं चलेगा। कॉन्क्रीट कुछ करना होगा, और उस कॉन्क्रीट में जो सबसे अहम चीज़ है वो बेरोजगारी है। अभी तक तो उस पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। थैंक यू सो मच।